हौसलों में कैद करके आसमान रख, परिंदों से ऊंची अपनी उड़ान रख, छोटी ही सही पर भीड़ से अलग हो, ऐसी अपनी एक पहचान रख, एक पहचान रख। आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग वॉच कर रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल। विद्यार्थियों, लोग चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बेहतर करें, लेकिन यह कोई भी नहीं चाहता है कि आप उनसे बेहतर करें। ये तो सिर्फ आपके माँ बाप चाहते हैं। उनके सपनों को साकार करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर एक काम आसान होता है, बस केवल आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि जी हाँ, मैं कर सकता हूँ। आप भी बेहतर कर सकते हो। सपनों को पूरा करना है तो जी जान से आपको लगना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको कई बार गिरना पड़े। तो फिर बगैर किसी इंतज़ार के आइए जुड़िए हमारे चैनल से। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कक्षा को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। सेशन को पूरा वॉच करिएगा। आज का सेशन सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वाक्य शुद्धिकरण के ऊपर आधारित है, जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में पदबंध है। क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सार्वजनिक पदबंध, विशेषण पदबंध। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब, आप लोगों को बताना है। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर आया है इस प्रश्न का विकल्प ए क्रिया विशेषण पदबंध, तो बिल्कुल भी सही होगा आपका जवाब। उस मकान की तीसरी मंजिल पर राजकुमार का दफ्तर है। इस वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध है। हम लोग बढ़ेंगे फिर अगले क्रम की ओर। जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और इसमें प्रायः जब, जहाँ, जिधर, ज्यों, यद्यपि या इनका बोध कराने वाले शब्दों का प्रयोग होता है। फिर आप सभी का प्रश्न है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 6, 10, 7, 8। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। और रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं, यानी कि प्रकार, कौन कौन से हैं? विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, विस्मयादि बोधक। ये हो गए अर्थ के आधार पर 8 भेद। फिर रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। हम सभी लोग अगले क्रम की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका प्रश्न है, जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, विस्मयादिबोधक, मिश्रित वाक्य, सरल वाक्य। तो जैसे ही अमृता घर पहुंची वैसे ही संस्कृति चली गई, ये कैसा वाक्य है? विकल्प सी, मिश्रित वाक्य। और जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो, वहाँ ही मिश्र वाक्य होता है। फिर आपका प्रश्न है, मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है।
गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ते हैं, बाल की खाल खींचनी पड़ती है, दांत खट्टे करने पड़ते हैं। तो आप जानते हो मजदूरों को बच्चों का पेट पालने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है, यानी विकल्प ए आपका राइट जवाब होगा। उसके बाद में आपका प्रश्न है, मैंने कहा होगा वाक्य है आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक। तो मैंने कहा होगा यानी क्या कहा होगा, कोई निश्चित नहीं है, कहा है कि नहीं कहा है, कोई भी निश्चित नहीं है, संशय बना हुआ है। तो किस प्रकार का ये वाक्य है? विकल्प डी संदेहवाचक वाक्य। हम लोग देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिससे किसी तरह की आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है। विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उसे विस्मयवाचक कहते हैं। जैसे ओह मेरा सिर फट रहा है। प्रश्नवाचक किसे कहते हैं? जिससे किसी प्रकार का प्रश्न किए जाने का बोध हो, प्रश्नवाचक कहलाते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है? तो क्या यहाँ पर क्या है? प्रश्नवाचक है। फिर आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, उपवाक्य। तो वो कौन सा मनुष्य है जिसने प्रतापी राजा भोज का नाम सुना हो? यह किस प्रकार का है? विकल्प बी मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है, एक ही कर्ता होता है, उसे साधारण या सरल वाक्य कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, क्या तुम खा रहे हो? निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, आज्ञावाचक। क्या तुम खा रहे हो? तो ये किस प्रकार का वाक्य है? विकल्प बी प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी प्रकार के प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और प्रश्नवाचक वाक्य का समापन सदैव प्रश्नवाचक चिन्ह के द्वारा होता है। ये देख रहे हैं आप, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो ये जहाँ पर भी लगा होगा वो वाक्य कैसा होगा? प्रश्नवाचक वाक्य। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न है, वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? शब्दकोश का, वर्णों का, वाक्यों का, ए और बी दोनों। तो वाक्य विचार के अंतर्गत विद्यार्थियों विकल्प सी वाक्यों का बोध यानी कि अध्ययन किया जाता है। पदों के व्यवस्थित समूह जिसमें वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रदर्शित होता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैं नमस्कार आदर सहित करता हूँ, सादर मैं प्रणाम करता हूँ, मैं आदरपूर्ण नमस्कार करता हूँ, मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो मैं आदर सहित नमस्कार करता हूँ शुद्ध वाक्य रूप है मैं सादर नमस्कार करता हूँ। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य है, स्वाति रश्मि अनामिका जाएंगी, मेरा बेटा और बेटी बाजार गई हैं, दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई, मुझे किताब पढ़ना है। तो कौन सा है सही वाक्य? स्वाति, रश्मि और अनामिका जाएंगी, और बाकी के वाक्य क्या हैं इसमें गलत हैं। उसके बाद आपका प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वाक्य है, कल, आज और कल अवकाश रहेगा, आज मौसम अच्छा है, अब परीक्षा होने वाली है, मैंने पत्र भेज दिया। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है? विकल्प ए कल, आज और कल अवकाश रहेगा। मौसम अच्छा है, आज मौसम अच्छा है, सही है।
परीक्षा होने वाली है, सही है। मैंने पत्र भेज दिया, ये भी क्या है, सही है। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुलसी ने मानस की रचना की, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया, काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। तो कौन सा है शुद्ध वाक्य? विकल्प बी, अपराधी को मृत्युदंड दिया गया। और बाकी के जो वाक्य हैं उनका शुद्ध रूप क्या बनेगा उसे हम लोग देखते हैं। जैसे कि तुलसी ने मानस की रचना लिखी है, शुद्ध रूप क्या होगा? तुलसी ने मानस की रचना की है। काल चक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, तो सही क्या होगा? काल चक्र से बचना संभव नहीं है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे, सही क्या होगा? लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अब हम पुस्तक पढ़ेंगे। वह अपनी ससुराल गया है, मैं तुम्हें कल कहना चाहता हूँ, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। तो कौन सा अशुद्ध है? विकल्प डी, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। अब हम पुस्तक पढ़ेंगे, सही है। वो अपनी ससुराल गया है, सही है। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, सही है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, यह काम आप पर निर्भर करता है, वाक्य में अशुद्ध अंश है। करता है, आप पर, निर्भर, यह काम। तो यह काम आप पर निर्भर करता है, वाक्य में अशुद्ध का है, विकल्प ए, करता है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? यह काम आप पर निर्भर है। स्पष्ट है, कर्ता शब्द का प्रयोग अनावश्यक है, इसके बिना भी वाक्य पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। फिर जो है आपका प्रश्न है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। अशुद्ध अंश है, जीवन का घोर संबंध, साहित्य और। तो इसमें साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, अशुद्ध क्या है? विकल्प बी, घोर। घोर के स्थान पर होगा साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है, तब जाके सही वाक्य यह आपका बनेगा। फिर प्रश्न है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। अशुद्ध अंश है, उनकी प्रतीक्षा देखी, 1 वर्ष तक मैंने। तो इसमें अशुद्ध क्या है? प्रतीक्षा देखी। प्रतीक्षा देखी नहीं जाती है, प्रतीक्षा की जाती है, यानी मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ये जो है वाक्य फिर आपका सही होगा। देखी जो लगा हुआ है ये है आपका गलत। फिर अगले क्रम में आपका प्रश्न है, मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी है, वाक्य में अशुद्ध है मेरा नाम श्री आनंद कुमार जी नाम। तो मेरा नाम आनंद कुमार जी है, इसमें अशुद्ध क्या है? श्री आनंद कुमार जी। और ये क्यों गलत है ये भी आपकी जानकारी में होना चाहिए। अपना नाम बताते समय क्या है? सम्मानजनक या आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। अपना नाम बता रहे हो और जी लगा रहे हो, श्री भी लगा रहे हो, खुद ही बता रहे हो अपने नाम के आगे, तो क्या है? ये सब गलत माना जाएगा। फिर आपका प्रश्न है, वो कुत्ता को घुमाने ले गया। वाक्य में अशुद्ध पद है, ले गया, कुत्ता को, वह, घुमाने। तो क्या है गलत इसमें? विकल्प बी, कुत्ता को। यानी शुद्ध रूप क्या होगा? वह कुत्ते को घुमाने ले गया, तब जाके ये सही माना जाएगा। फिर जो है आपका प्रश्न है, तुम तुम्हारा सामान उठा लो। वाक्य में अशुद्ध शब्द है तुम, उठा लो सामान तुम्हारा। तो अशुद्ध क्या है? इसमें साफ झलक रहा है, विकल्प डी, तुम्हारा। तुम तुम्हारा सामान उठा लो की जगह क्या होगा? तुम अपना सामान उठा लो, यानी अपना लगेगा, तब जाके ये सही रूप होगा। उसके बाद आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? यह 10 रुपये का नोट है, यह मेरा ही हस्ताक्षर है, आज आपका दर्शन हो गया, प्यास के मारे उसका प्राण निकल गए। तो इसमें से यानी कौन सा वाक्य सही है? विकल्प ए, यह 10 रुपये का नोट है, और बाकी तीनों वाक्य क्या हैं? गलत हैं। इनके सही रूप क्या बनेंगे? ये मेरे ही
हस्ताक्षर हैं। आज आपके दर्शन हो गए, प्यास के कारण उनकी मृत्यु हो गई। फिर आपका अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य पहचानिए। राम ने किताब खरीदे, सीता ने खाया, राम ने कहानी सुनी, मैंने घोड़ा देखा। तो क्या है अशुद्ध इसमें? राम ने एक किताब खरीदे विकल्प ए, जबकि होगा क्या? राम ने एक किताब खरीदी। बाकी तीनों वाक्य क्या हैं? सही हैं। सीता ने खाना खाया, राम ने कहानी सुनी, मैंने घोड़ा देखा। अगला आपका प्रश्न है, शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको देखा, राम ने लिखा चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। तो सही क्या है? विकल्प सी, मोहन ने रोटी खाई, और बाकी के वाक्य गलत हैं। फिर इनका सही रूप क्या होगा? तो मैं मोहन को देखा, सही क्या होगा? मैंने मोहन को देखा। राम ने लिख चुका, राम लिख चुका, सही होगा। गोपाल मुझे 2 कलम दिए, गोपाल ने मुझे 2 कलम दिए। ये इसके सही रूप बनेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं अपना कार्य स्वयं कर देता हूँ, परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी नहीं होना चाहिए, शायद वह अवश्य आएगा, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। तो सही वाक्य कौन सा है? विकल्प डी, भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं, और बाकी के तीनों वाक्य अशुद्ध हैं। इनका शुद्ध रूप क्या बनेगा? चलिए देखते हैं हम लोग। मैं अपना कार्य कर लेता हूँ, अंग्रेजी परीक्षा का माध्यम नहीं होनी चाहिए, शायद वह आए। हम लोग विद्यार्थियों आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्धि है, पहचान करके बताना है। वाक्य क्या है? बत्तख को अंडा देना होता है तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता है। यानी इसमें क्या है? अलग अलग है। बत्तख को अंडा देना होता है तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता है। अब इसमें बताना है कि जो है अशुद्ध यानी कि गलत कौन सा है। तो इसमें जो गलत होगा विद्यार्थियों, विकल्प डी, यानी जमीन पर आ जाता है। फिर उसमें जो दिया है, बत्तख को अंडा देने पर जमीन पर आ जाता है, गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाती है, इसीलिए डी विकल्प आपका गलत है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे प्राण निकल गए, मेरा प्राण निकल गया, मेरा प्राण निकल गए, मेरी प्राण निकल गई। तो सही क्या होगा? विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा, मेरे प्राण निकल गए। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया। तो क्या होगा सही? राम ने रोटी खाई है। यदि किसी वाक्य में कर्ता ने विभक्ति से युक्त हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो उस वाक्य की क्रिया कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगी। इसी नियम के अनुसार राम ने रोटी खाई वाक्य में कर्ता राम के साथ ने आया है। कर्म रोटी खाना विभक्ति रहित है, अतः क्रिया कर्म रोटी के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन में खाई ही लगेगा। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, आपका पत्र से धन्यवाद मिला। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। तो सही वाक्य कौन सा है? विकल्प सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। यहाँ लिखा अनेकों, अनेकों कोई शब्द नहीं, अनेक में ही अनेकों बहुवचन शब्द हो जाता है। आपका पत्र से धन्यवाद मिला, ये भी वाक्य गलत है। बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ये शस्त्र नहीं है। बंदूक क्या है? अस्त्र है। क्योंकि जो यानी जैसे आपका भाला हो गया, तलवार हो गया, बर्छी, तीर, कटार, ये सब क्या हैं? ये शस्त्र होते हैं। और गोली निकल करके दूर से लगती है, वो क्या है? उसे जो है अस्त्र कहा जाता है। तो इसीलिए ये वाक्य क्या है? आपका गलत है। फिर आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य चुनिए। देखते हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है।
मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाई हुई फूल की वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठी। मुरझाया हुआ फूल वर्षा के अनुसार वर्षा के फुहार द्वारा अब सिंचित होकर पुनः खिल उठे। ये तीनों वाक्य क्या हैं? गलत हैं। सही क्या है? विकल्प ए, मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अब सिंचित होकर पुनः खिल उठा। हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वाक्य बताइए। पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया, यह मेरे सपनों का है भारत, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो अशुद्ध वाक्य कौन है? विकल्प बी, कच्चे तेल की कीमत घट गया नहीं होगा, कच्चे तेल की कीमत घट गई, ये आपका सही बनेगा। और पुस्तक मेज पर रखी है, सही है। यह मेरे सपनों का घर है, सही है। कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है, सही है। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से कम करो, हाथ से अपना काम करो। तो क्या है इसमें पूछा जा रहा है, शुद्ध क्या होगा? तो यदि आप लोगों ने उत्तर दिया है विकल्प ए, अपना काम स्वयं करो, तो सही ये वाक्य आपका माना जाएगा। फिर जो है क्या है विद्यार्थियों, यह स्वयं सिद्ध है कि काम हाथ से ही किया जाता है, अतः हाथ से का प्रयोग निरर्थक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों ने सामान्य हिंदी व्याकरण भाग में वाक्य शुद्धि से जुड़ी हुई प्रश्नों की श्रृंखला को आज इस सेशन में देखा है। उम्मीद करता हूं कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, लाभदायक सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर करिए और अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। यही आपका प्यार हमें ऊर्जा देता है, मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी को लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। मिलेंगे आपको फिर नए सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।